नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष कंगवार। जिंदगी जीने के दो ही तरीके होते हैं, एक सकारात्मक माहौल में भी नकारात्मक रवैया रखना और निराशा के भंवर में डूब जाना। दूसरा, नकारात्मक माहौल में भी सकारात्मक बने रहना और मुश्किल हालातों में राह निकाल लेना। हम हमारे इस खास प्रोग्राम में कुछ ऐसे ही सकारात्मक शख्सियत से आपका परिचय कराते हैं जो हालातों का रोना नहीं रोते, बल्कि अपनी सकारात्मक सोच से हालात बदल देते हैं, जो कहते हैं जीने का नाम जिंदगी। जिंदगी खट्टे मीठे अनुभव की कहानी है जो हमेशा एक जैसी नहीं रहती। आज अगर गम का अंधेरा है तो कल खुशियों का सवेरा भी निकलेगा। अगर आज हिस्से में मुफलिसी है तो कल तरक्की भी आएगी। ऐसे ही खट्टे मीठे अनुभव की कहानी है यास्मीन की कहानी, जिसके पति की बेवफाई देखी है, अपनों का पीठ दिखाना देखा है। इन सब के बीच जिसने संघर्ष किया है, मेहनत की है और जिंदगी को जीने का सलीका सिखाया है। गोंडा से हमारे संवाददाता राजमंगल सिंह की यह बेहद खास रिपोर्ट देखिए। ये कच्ची सड़कें, संकरी गलियां, घास फूस का छप्पर और सिलाई मशीन पर बैठी एक औरत। पहली नजर में ये किसी गांव देहात की आम सी तस्वीर लग सकती है जो अक्सर दिख जाती है, लेकिन इन तस्वीरों को खास बनाती है यास्मीन की कहानी। एक ऐसी कहानी जिसमें पति की बेवफाई है, अपनों की बेरुखी है, जिसमें दर्द है, तड़प है, यातनाएं हैं और सबसे आखिर में संघर्ष है, लेकिन साथ ही हालातों के आगे हार ना मानने का जज्बा है, जीने की ललक है। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद कटरा ब्लॉक के शरबांगपुर ग्राम सभा की। यास्मीन बेगम वो औरत हैं जो गोंडा जनपद के लिए एक मिसाल कायम हुई है। इनके पति ने 4 बच्चियां पैदा होने के कारण इनको तलाक दे दिया और यास्मीन बेगम अपने गांव में मजदूरी करके किसी तरह से जीवन यापन कर रही थी, लेकिन किसी के सलाह पर इन्होंने एक समूह का गठन कराया और समूह से इनको काफ़ी लाभ हुआ। आज हम बात करेंगे यास्मीन बेगम की कहानी, यास्मीन की जुबानी। 16 साल पहले यास्मीन गोंडा जिले के इसी शरबांगपुर गांव में धूमधाम से ब्याह के लाई गई थी। 1 दशक तक उसकी शादीशुदा जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन फिर एकाएक दुखों की बयार बहने लगी। नम आंखों से यास्मीन बताती है कि 5 साल पहले पति तलाक देकर उसे छोड़कर महाराष्ट्र चला गया। इस बात से खफा होकर कि यास्मीन की कोख से 4 बेटियों ने जन्म लिया था और पति बेटा चाहता था। वो कहने लगे कि आपको बेटियां ही हो रही हैं, बेटा नहीं है, इसलिए वो कहें कि हम तुम्हें छोड़ रहे हैं। लेकिन हम सर कहीं गए नहीं, ससुराल में आज भी रह रहे हैं, मेहनत मजदूरी कह के उन्हीं की ज़मीन में एक छप्पर डाल के जहाँ हम रह रहे हैं, यही छप्पर डाल के रहने लगे। इस पे भी जानलेवा हमला हुआ। 3-4 बार मुझे जान से मारने की कोशिश किया और उसके ऊपर भी FIR दर्ज हुआ, लेकिन कोई कार्रवाई आगे नहीं हो रही। केस में हमारे अभी तक कुछ नहीं हुआ है। जो भी हो रहा है ऑर्डर हो गया है, लेकिन एक भी खर्चा नहीं मिल रहा है हम लोगों को अभी तक। और 4 बच्चियों को लेके हम बहुत परेशान हैं। आवाज़ भी मिला है, लेकिन जो मिला था वो हम कर चुके हैं। छत भी नहीं पड़ पा रही है मेरी अभी। अब उसका कहाँ से इंतजाम करें कि जो हम छत डलवा पाएँ। वैसा 4 लड़की इनके हुई, आदमी इनका तलाक दे दी कि मतलब इनके अब लड़के नहीं हो रहे तो हम दूसरी शादी करवा। तो दूसरी शादी भी नहीं की। उसके बाद में मुकदमा अपने चालू हुआ। तो मुकदमा ये लड़ रही हैं गुजारा का, दहेज प्रथा का, और मुकदमा का जो है फैसला भी हुआ कोर्ट से गुजारा का। अब वो पैसा मतलब जैसे कोरोना की वजह से वही नोटिस और सम्मन गया नहीं कुछ। जमीन जायदाद सब कुछ बेचकर यास्मीन का शौहर अपने पूरे परिवार के साथ उससे नाता तोड़ गया और ऐसे में 4 बेटियों की जिम्मेदारी के साथ
इस गांव में खाली हाथ अकेली रह गई यास्मीन। न घर में अनाज, न कोई रोजगार। ऐसे में शुरुआती कुछ साल खेत खलिहान में मजदूरी करके काटे और फिर किसी एक के सुझाव ने यास्मीन की जिंदगी ही बदल दी। दरअसल एसपी तिवारी नाम के शख्स के सुझाव पर यास्मीन ने स्वयं सहायता समूह का गठन किया और उसके बाद उसकी नीरस जिंदगी में जीने का जज्बा भर गया। एक स्वयं सहायता समूह बनाए और हमें जो है इसकी जानकारी मिली और एक एसपी तिवारी भैया थे, वो हमें बताया कि ऐसा ऐसा करो इसमें। तो हमने समूह बनाया, उससे हमें स्कूल का काम भी मिला, जिससे हम लोगों को थोड़ा एक सहारा हो गया। उसके बाद जो भी सरकार में आएगा वो मिलेगा सर। स्वयं सहायता समूह के जरिए न सिर्फ यास्मीन को रोजगार मिला, बल्कि उसने गांव की कई और महिलाओं को रोजगार दिया। कभी 2 स्कूलों की ड्रेस सिलने से शुरू हुआ सिलसिला 14 स्कूलों की ड्रेस सिलने के कॉन्ट्रैक्ट तक भी जा पहुंचा और 1 साल में 3 लाख तक का फायदा भी यास्मीन को हुआ। ड्रेस में सर हमने 4 लाख का सिलाई किया था, उसमें 4 लाख का काम किया। कितनी महिलाएं आपसे जुड़ी हुई हैं? 10 महिलाएं हैं सर उसमें जी, 10 महिलाएं जुड़ी हैं और 10 लोग मिलके काम करते हैं। कम से कम 15-20 लड़कियों को हम सिखा भी चुके हैं अपने यहाँ गांव में। बाकी बाहर की बच्चियाँ भी सीख चुकी हैं और सिलाई करने लगी हैं, जो कि यहाँ एक बच्चियाँ भी सिलाई नहीं जानती थी और सभी को हम सिखाते हैं सर। यास्मीन आज पहले के मुकाबले न सिर्फ बेहतर जिंदगी जी रही है, बल्कि अपनी 4 बेटियों को पढ़ा भी रही है। साथ ही अपने बुजुर्ग पिता की भी देखभाल करती है, जिस वजह से मुख्य विकास अधिकारी भी यास्मीन की तारीफ करते नहीं थकते। ये जो है तो सब महाराष्ट्र में है। सास ससुर खेत पात सब बेच के यहाँ चले गए। लड़की के पास कोई खेत पात है नहीं और मजदूरी मेहनत करके गुजारा कर रही है। और हम 4 बेटियाँ हैं, इनके 4 बेटियाँ हैं और हम जो है तो हमारी औरत भी ख़त्म हो गई और हम भी बीमार पड़े ईद के पहले से, तब से यहीं उठा लाई हैं। हम भी इन्हीं के साथ में हैं। मेहनत मजदूरी से होता है। और साहब तो सिलाई का काम किया है और भी काम वो करने के इच्छुक हैं। और बड़ी बात यह है कि उनके घर से उनको परिवार वालों ने निकाल दिया था, ससुराल वालों ने। उसके बावजूद उनकी बेटियां हैं, 3 बेटियां हैं, 3 या 4 बेटियां हैं शायद, और उन्होंने खुद से अपना काम कर रही हैं और अपने पैरों पर खड़ी हैं। तो ये एक बहुत बड़ी सफलता है NRLM स्कीम की, जिसके अंतर्गत उन्होंने काम किया है और उनको अच्छा इनकम भी हो रही है। जो ड्रेस सिलाई वो कर रही हैं उसके माध्यम से हमारा प्रयास है कि उनको और अधिक भी काम दिया जाए। यास्मीन का ये हौसला, ना हार मानने का जज्बा उन्हें महिलाओं के लिए प्रेरणा बनाता है। ऐसे हालात में जब शौहर ने मुंह मोड़ लिया, 4 बेटियों की जिम्मेदारी के साथ बेसहारा छोड़ भाग गया, तब यास्मीन ने न सिर्फ जीने की ललक दिखाई, बल्कि मेहनत के दम पर जिंदगी को पटरी पर भी ले आई। यास्मीन का ये संघर्ष सिखाता है जहां जिंदगी जीने की ललक होती है, वहां हालातों से लड़ने की हिम्मत खुद ब खुद आ जाती है। यास्मीन बेगम गोंडा जिले की, जो गोंडा के लिए एक मिसाल बनी हुई हैं और इन्होंने अपने ही बनाए रास्ते पर खुद चला और सरकार की योजनाओं का भी इनको लाभ मिला। आज यास्मीन बेगम अपने पैरों पर खड़ी हैं और 10 लोगों को औरों को सहारा दे रही हैं। ग्राम सभा के बच्चियों को सिलाई भी सिखाती हैं। यास्मीन बेगम गोंडा जनपद के लिए एक मिसाल कायम हुई। गोंडा से जनतंत्र न्यूज़ के लिए राजमंगल सिंह। कहते हैं कि अगर किसी ख्वाहिश को लेकर जुनून हो तो वो देर से ही सही लेकिन पूरी जरूर होती है। ये बात जमशेदपुर की तुलसी पर एकदम सटीक बैठती है। महज 11 साल की तुलसी को पढ़ना था, लेकिन पढ़ाई के बीच आर्थिक हालात आ गए। लिहाजा तुलसी ने हालातों से लड़ने की सोची और लॉकडाउन के बीच निकल पड़ी आम बेचने। इसके बाद क्या हुआ, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में।
एक आम कितने में बिका? एक आम 10,000 में। एक आम कितने में बिका? एक आम 10,000 में। सुनकर चौंक गए ना, हैरत में पड़ गए। यही सोच रहे हो ना, ऐसा कैसे हो सकता है? एक आम की कीमत 10,000 रुपए। 10,000 की कीमत वाले उस आम में भला ऐसा क्या है जिसे खरीदने के लिए खरीदार ने इतनी बड़ी कीमत चुकाई? क्या उस आम पर सोने का पानी चढ़ा है या फिर चांदी का? क्या है उस आम में ऐसा? तो जवाब है जुनून, कुछ कर पाने की चाहत, कुछ कर दिखाने का जज्बा, कुछ हासिल करने की उम्मीद, कुछ बंद खाने का पागलपन। और ये सब उस आम में नहीं बल्कि आम बेचने वाली उस गुड़िया में है। लॉकडाउन में वो आम बेचते थे रोड में बैठ के। फिर जो उसको पढ़ाई का जरूरी था, वो पढ़ने के लिए बच्चा तो पढ़ेंगे लिखेंगे, जिद्दी में वो निकल गया वो कि नहीं हम जा रहे आम बेचने बोल के। एक 10 बाई 12 के कमरे के बाहर अपने माँ बाबूजी के साथ बैठी ये बच्ची तुलसी है, जो जमशेदपुर के स्ट्रेट माइल्स रोड के बंगला नंबर 45 के आउट हाउस में रहती है। महज 11 साल की तुलसी को पढ़ने का बेहद शौक है, लेकिन कोरोना वायरस के चलते देश भर में लगे लॉकडाउन ने उससे उसके शौक को छीन लिया। उसे अपनी 5वीं की पढ़ाई को जारी रखने के लिए स्मार्टफोन की जरूरत थी, लेकिन घर की माली हालत खराब होने के चलते तुलसी की 5वीं की पढ़ाई बीच में ही छूट गई और उसे अपने ख्वाब टूटते दिखे। फिर क्या हुआ? फिर उसी में वो दिया, बम्बई से उसको मोबाइल खरीद दिया, पैसा दिया, उसका अकाउंट में भेज दिया कि बच्चा और आगे कुछ बन के दिखाओ, पढ़ो लिखो, अच्छे से रहो बोल के। वो लोग खुश हुआ, वो लोग का जितना हम लोग को अच्छा लगा। एक आम कितने में बिका? एक आम 10,000 में। टोटल कितना था? टोटल 12 ठो आम था। कितना पैसा मिला? 1,20,000 दिया। उसी में मोबाइल खरीद दिया, बच्चा का सब चीज़ दे दिया, कॉपी किताब बैग सब ला के वही लोग दिया, फीस कर दिया उसका नाम में। बड़ा होगा बच्चा उसमें वो कर सके। स्मार्टफोन नहीं होने के चलते पढ़ाई जारी नहीं रख पाने का मलाल तुलसी के मन में घर कर गया और जैसे ही गर्मी का सीजन आया तो तुलसी हाईवे पर आम बेचने लगी, घर वालों की मर्जी के खिलाफ, ताकि वो स्मार्टफोन खरीद सके और ऑनलाइन क्लासेस ले सके। तुलसी कुमारी। किस क्लास में हो? 5 क्लास में। बेटा क्या दिक्कत थी तुमको ये बताओ। पढ़ने का भी दिक्कत था और घर में राशन नहीं था, हम लोग भूखे रह जाते थे, कभी आम बिक्री नहीं होता था तो इसीलिए आम बिक्री करते थे तो हम लोग चावल उबल ला के खाते थे। मेन मुद्दा क्या था पढ़ने के लिए? बोलो बेटा। हमको मोबाइल चाहिए था, मेरे लिए मोबाइल भी नहीं था पढ़ने के लिए, इसीलिए आम बेच रहे थे। कितना करके बिका तुम्हारा आम? हाँ सर लोग खरीदे 10,000 एक आम का। कितना आम? 12 आम। पैसे मिल गए? हाँ 1,20,000 रुपये आ गए, फोन भी ले दिए। पढ़ाई के लिए आम बेचने की खबर जब एक अखबार में छपी और मुंबई के एडुटेमनेर प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक अमैया हेते ने पढ़ी तो उन्होंने बच्ची की मदद का मन बना लिया और उसके एक एक आम को 10-10 हजार रुपए में खरीद लिया। उस रोज तुलसी की टोकरी में 12 आम थे। अमैया हेते ने 1,20,000 रुपए तुलसी के माता पिता के अकाउंट में ट्रांसफर कर उसके सपने को पंख दिए। उसकी जो जिद थी पढ़ने की, जिसके वजह से वो खुद कुछ करके पूंजी जमा कर रही थी, ये बात हमें बहुत अच्छी लगी। इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम उसकी हर आम 10,000 रुपये की पूंजी में हम लोग खरीदेंगे और ऐसे डज़न भर आम हम लोगों ने लिए तुलसी से और तुलसी को 1,20,000 रुपये की जमा पूंजी उनके पिताजी के अकाउंट में कर दी। हमें ये भरोसा है कि ये पूंजी काफ़ी होगी उनके लिए, सिर्फ मोबाइल फ़ोन ख़रीदने के लिए नहीं बट उनका साल भर का डेटा प्लान, किताबें और भी उनके एजुकेशन में जो चीज़ें लगती है उसके लिए ये काफ़ी होगी। तुलसी ने मदद के पैसे से सबसे पहले मोबाइल खरीदा ताकि ऑनलाइन क्लासेस लेने में उसे कोई परेशानी ना हो और कुछ पैसों से खरीदी किताबें ताकि वो अपने सपने को सच कर सके, जमकर पढ़े और तरक्की की दौड़ में पीछे न छूट जाए। एक बच्चे की पढ़ाई के प्रति जुनून ने साबित कर दिया है, जहां चाह होती है वहां राह निकल ही आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।
हम सबकी जिंदगी के बीते 2 साल कोरोना काल में गुजर गए। इस दौरान ज्यादातर लोग घर पर ही बैठे रहे, खाली बैठे रहे। इन 2 सालों को ज्यादातर लोगों ने व्यर्थ गवा दिया, लेकिन भोपाल की एक बेटी ने कोरोना काल को यादगार बना दिया है और रच दिया है इतिहास, जिसकी चारों ओर तारीफ हो रही है। बेहद कम समय और जगह में मिनी जंगल बनाने वाली एक ऐसी ही पर्यावरण प्रेमी से मिलिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। पहली नजर में इन तस्वीरों को देखने के बाद मन में क्या भाव आता है? शायद एकाएक मुंह से निकल जाता होगा, वाओ, अमेजिंग, ओ माय गॉड, अद्भुत, अविश्वसनीय। और ये अद्भुत अविश्वसनीय अनुभव कराया है साक्षी ने। मुझे एक कलेक्शन का इंटरेस्ट था। हमारे यहाँ की प्लांट कम्युनिटी बहुत छोटी है, मतलब हमारे यहाँ के लोग प्लांट्स की तरफ थोड़े कम रुझान में रहते हैं, तो उन लोग को इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता नहीं होते। लेकिन जब आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे इस चीज़ को सर्च करते हैं तो पता चलता है कि आपके पास तो कितने कम पेड़ हैं। प्लांट कम्युनिटी इतनी बड़ी है, इतने सारे पेड़ हैं। कुछ पेड़ यहाँ पे जो ऐसे हैं जिन्हें देख कर के आप अभी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। जब मैंने इनको लिया था, पहली बार देखा था, तो मैं भी बहुत शॉक हो गई थी कि अरे ऐसे पेड़ भी होते हैं। साक्षी भारद्वाज मध्य प्रदेश के भोपाल की रहने वाली है और प्रकृति से इन्हें बेहद प्यार है, और इसीलिए पर्यावरण प्रेमी साक्षी भारद्वाज ने अपने घर में ही मिनी फॉरेस्ट बना दिया है। साक्षी ने अपने घर के 850 स्क्वायर फीट जगह पर 4000 से ज्यादा प्रजाति और पेड़ पौधे लगाए हैं। साक्षी भारद्वाज ने अपने गार्डन को नाम दिया है जंगलवास। कंक्रीट के स्ट्रक्चर को हटा करके 800 स्क्वायर फीट है। इसमें इन ऑल टोटल 4000 प्लांट हैं और टोटली 450 स्पीशीज़ हैं, जिसमें से 150 स्पीशीज़ ऐसी रेयर स्पीशीज़ हैं जो हमारे यहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन से मैच नहीं होती हैं, लेकिन उनको यहाँ पे रखने के लिए, पालने पोसने के लिए उस तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया है। ह्यूमिडिटी है, वाटरिंग कंडीशन है, सॉइल कंडीशंस हैं, एयर कंडीशंस है, वो सारी कंडीशंस हमने यहाँ पे दी हैं तो वो यहाँ पे जीवित रह सकें और जी भी रहे हैं और बहुत अच्छे से फ्लरिश भी कर रहे हैं। तो जंगलवास बेसिकली कम जगहों पे किस तरीके से आप एक अच्छा सा फॉरेस्ट या एक अच्छा सा जंगल डेवलप कर सकते हैं, ग्रीन कॉर्नर डेवलप कर सकते हैं, रिगार्डलेस कि आप अपार्टमेंट में रहें, ड्यूप्लेक्स में रहें या इवन अगर आप हॉस्टल में रहें। तो इसके ऊपर हम लोग बेसिकली वर्क करते हैं। इस गार्डन में करीब 4000 पौधे घर के बाहर और कुछ घर के अंदर लगे हुए हैं। साक्षी बड़े प्यार से सभी पेड़ पौधों की देखभाल करती हैं। साक्षी का कहना है कि पेड़ पौधों में भी जान होती है, पेड़ पौधे स्पर्श को महसूस कर सकते हैं। उनका मानना है पेड़ पौधों की साफ सफाई बड़े प्रेम और स्नेह के साथ करनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया जाए तो पेड़ पौधे अच्छी तरह से नहीं बढ़ते या फिर सूख जाते हैं। यहाँ की जो मिट्टी है वहाँ पे चींटियाँ बहुत हैं, तो जो भी पेड़ में लगाती थी वो चींटी खा जाए, उसकी जड़ें चींटी खा जाए, तो बड़ा लॉस होता था। तो फिर ये हुआ कि हमारे घर में, जो हर किसी के घर में एक कबाड़ निकलता है, हर मंथ के एंड में हम उसको कबाड़ी वाले को दे करके छुट्टी पाते हैं, तो वो सारा कबाड़ हमने इस जंगल में इनकॉर्पोरेट करा है और उसको इनकॉर्पोरेट करके हमने उन्हें एज अ प्लांटर यूज़ करा है। हर तरीके की प्लांट स्पीशीज़, कैक्टस स्पीशीज़ हो, सक्यूलेंट हो, पोथोस हो, फिलोडेंड्रॉन्स हो या मॉन्स्टेराज हो या फर्न्स हो, हर तरीके की प्लांट स्पीशीज़ हमने यहाँ पे ग्रो करी हैं और बहुत अच्छे से ग्रो करी हैं और हो भी रही हैं ग्रो। और ऑलमोस्ट 3 साल हो गया इस पैटर्न को डेवलप करते हुए। इंटेंसिवली मैंने 2018 से इसकी तरफ वर्क करना स्टार्ट करा था और इस लॉकडाउन में मैं ज़्यादा टाइम दे पाई क्योंकि वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, तो मेरे पास टाइम ज़्यादा था। तो इसको और अग्रेसिवली डेंसर फॉरेस्ट बनाने के लिए मैंने अपना 110% दिया है और आज यहाँ आप खड़े हैं इस डेंस फॉरेस्ट में। और इस तरीके से धीमे धीमे जब वो जो हम अपने फल के, सब्जी के छिलके वगैरह जो हम उन्हें फीड कर रहे हैं, उसके बाद जो वो एक्सक्रीट करते हैं वो होती है हमारी वर्मी कंपोस्ट और वो बहुत हाईली न्यूट्रिशियस होती है। साक्षी के इस जंगलवास में 150 ऐसी प्रजातियों के पेड़ पौधे हैं जो या तो विलुप्त हो गए हैं या फिर विलुप्त होने की कगार पर है। इसके अलावा साक्षी ने अमेज़न, फ्लोरिडा, इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस समेत कई देशों से पेड़ पौधे मंगवाए हैं।
इन सभी पौधों को उन्होंने अपने घर में बड़े ध्यान से रखा हुआ है, बहुत ख्याल रखती है। इन एक एक पौधे की कीमत 8,000 रुपए से भी ज्यादा है। इंडिया में बहुत सारी प्रजातियां हैं, मतलब आप ये समझिए 10,000 प्लस, तो बहुत ही छोटी अमाउंट में आपको बता रही हूँ। अगर आप गिनने बैठे तो आज की डेट में शायद ऐसी बहुत सारी प्रजातियां हैं जो हमने पहचानी भी नहीं हैं। और यहाँ पे जो जंगलवास में हम जहाँ खड़े हैं वहाँ पे 150 ऐसी स्पीशीज़ हैं जो इंडिया की नेटिव नहीं हैं, वो आउटसाइड इंडिया है। जैसे फ्लोरिडा हो गया, फिर या कनाडा हो गया, या फिर अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट से मैंने बहुत सारी स्पीशीज़ ली हैं। और भी इंडोनेशिया से मैंने बहुत सारे ऐसे प्लांट्स बुलवाए हैं जो ट्रॉपिकल प्लांट्स हैं, तो उनको मैंने यहाँ ग्रो करा है। इसी तरीके से ये सब कुछ मिला करके 150 स्पीशीज़ हैं। साक्षी के इस जंगलबास में वेरीगेटेड मोस्टेरा डेलिगेसिया नाम का पौधा भी है जो अमेज़न रेड फॉरेस्ट में पाया जाता है। इस पौधे में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होती है। इसके अलावा साक्षी के पास भारतीय पौधों की भी कई किस्में हैं। उनके पास हिमाचल प्रदेश के जंगलों से लेकर एर्नाकुलम, नागालैंड समेत कई प्रदेशों और शहरों के पौधे मौजूद हैं। हर तरीके का पेड़ होता है जो ऑक्सीजन जनरेट करता है। जैसे स्नेक प्लांट हो गया, एरिका पाम हो गया, पीस लिली हो गई, एंथूरियम्स हो गए। ये सारे जो प्लांट्स हैं ये कॉमनली हमें हर नर्सरीज़ में मिलेंगे और ये काफ़ी अच्छी ऑक्सीजन जनरेट करते हैं। लेकिन ये जो 150 डिफरेंट स्पीशीज़ के प्लांट में कलेक्ट कर रही हूँ ऑल अक्रॉस द ग्लोब, वो उन प्लांट्स में से हैं जो एकदम रेयर हैं, एक्सटेंशन के मोड पे हैं, और साथ ही साथ में इनकी ऑक्सीजन यूएसपी हायर है। तो मतलब अगर आप 10 एरिका पाम रखते हैं और एक एल्बो मॉन्स्टेरा अपने पास रखते हैं तो उसकी ऑक्सीजन जनरेटिंग कैपेसिटी हाई होती है। महज 800 स्क्वायर फीट में बनाए गए इस जंगलबास के लिए साक्षी को सम्मानित भी किया गया है। हैरान करने वाली बात यह है कि ये जंगलबास लॉकडाउन में तैयार हुआ और घर के कूड़े कचरे की इसे खाद दी गई है। ये नेशनल रिकॉर्ड मिला है मुझे कि 850 स्क्वायर फीट में मैंने किस तरीके से एक मिनी जंगल को बनाया है। तो इसका मुझे OMG बुक ऑफ नेशनल रिकॉर्ड मिला है और उनने मुझे इस चीज़ से सम्मानित किया है। तो ये मुंबई में है बेसिकली, और ये मुझे लास्ट मंथ ही मिला है, दैट इज़ मई में मुझे इन लोगों ने इस चीज़ से सम्मानित किया था। ये लोग ने मुझे अप्रोच किया था जब मेरा स्टोरी बेटर इंडिया पे कवर हुई थी उसके बाद। तो हम उनको हर 10 दिन में वो फीडिंग देते हैं। पत्तियां झड़ती हैं जब पत्थर का मौसम होता है तो हम इकट्ठी कर लेते हैं उन्हें, और उस पूरी मिट्टी में हम एक पत्ती का लेयर बिछाते हैं। फिर हम उसमें अपने अर्थवर्म्स को इंट्रोड्यूस करते हैं और एक ह्यूमिड एनवायरनमेंट वहाँ क्रिएट कर देते हैं, पानी का छिड़काव करते हैं। साक्षी अपने जंगलबास के चलते चर्चाओं में है। उनके प्रकृति के प्रति प्रेम की हर ओर तारीफ हो रही है। तारीफ हो रही है उनके हुनर की भी, और उनकी मेहनत को देखकर तो हर कोई कह रहा है वाओ, इट्स जस्ट अमेजिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। हमारा संविधान सबको शिक्षा का अधिकार देता है, लेकिन क्या सबको शिक्षा मिलती है? शायद नहीं। कई लोगों के शिक्षा ना मिल पाने की वजह आर्थिक तंगी रहती है, तो कई लोगों को ये शिक्षा ना मिल पाने की वजह हम, आप और हमारा समाज होता है। किन्नर समाज भी एक ऐसा ही समाज है जो शिक्षा के अधिकार से वंचित रह गया है। वजह रही समाज का उन्हें एक्सेप्ट ना करना। लेकिन मुंबई के पालघर में एक सराहनीय पहल शुरू हुई है, जहां राज्य का पहला किन्नर स्कूल खोला है। रिपोर्ट देखिए। मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम, हो स्कूल चले हम, हो। संविधान कहता है इस मुल्क के हर शख्स के पास शिक्षा का अधिकार है, लेकिन क्या वाकई है? इस सवाल के जवाब को जानने से पहले मुंबई के पालघर से आई ये तस्वीरें देखिए। कच्ची सड़क, तंग गली, गंदगी के अंबार के बीच एक सुकून देने वाला बोर्ड जिस पर लिखा है किन्नर विद्यालय। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि यह महाराष्ट्र का पहला किन्नर विद्यालय है, जो पालघर जिले के वसई इलाके में बोईदा पाड़ा झोपड़ियों के बीच खोला गया।
आगे बढ़ रहा है, विकास हो रहा है हर चीज़ का, तो मुझे बड़ा दुख हुआ सुन के। तो मैंने सोचा अब मैं आपके लिए ज़रूर कुछ करूँगी। तो उनसे मैंने 4-5 साल पहले ही प्रॉमिस किया था, लेकिन आज मैंने वो वादा पूरा किया है उनको। आज वो बहुत खुश हैं, आके गए इधर। और मैं चाहती हूँ कोई बंधन ना होना चाहिए, क्योंकि कुदरत की बनाई हुई है। जो भी 3 ही जातियाँ हमारे समाज में, नर नारी किन्नर, बाकी कोई जाति नहीं है। ये तो हम ही लोग वहम में जीते रहते हैं, हम ये है वो है। एक अच्छे इंसान बन जाए वो हमारे लिए बहुत मायने रखता है। किन्नर समाज को बराबरी का हक दिलाने के मकसद से इस विद्यालय की शुरुआत की गई है। इस बेहद खास पहल की शुरुआत श्री महाशक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट ने की है, जिसका मकसद ट्रांसजेंडर बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने का है। तो इसके लिए मैंने सोचा कि क्यों ना ये भी आज़ाद शिक्षा ले सके और इनको भी नौकरियां, जॉब है, इनको भी मिलना चाहिए। तो इसके लिए मैंने सोचा कोई करे ना करे, मैंने एक कदम बढ़ा दिया। अभी आगे देखो ऊपर वाले की मर्जी। 25 बच्चे, मतलब 25 जो बड़े बड़े किन्नर हैं वो ले चुके हैं, बाकी छोटे छोटे बच्चे बहुत सारे आ रहे हैं, तो उनका भी एडमिशन लिया जाता है अभी। ये विद्यालय ट्रांसजेंडर बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दे रहा है, साथ ही समाज के दबे कुचले गरीब परिवारों के बच्चों के लिए विद्यालय के दरवाजे मुफ्त में खोल रहा है। मतलब इधर किताबें फ्री मिलेंगी, और जैसे अभी जो किन्नर कुछ मतलब जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ाई किया है, तो अगर उनका इंटरेस्ट देखेंगे वो लोग किस चीज़ में दिलचस्पी रखते हैं, तो उनके जॉब की भी व्यवस्था करेंगे। क्योंकि हम नहीं चाहते आज तक जो दूसरों की खुशी में खुशियाँ मनाते रहे, तालियां बजाते रहे। मैं चाहती हूँ कुछ ऐसा ये लोग करें ताकि लोग इनको तालियां बजाएं। हाँ जी, अभी तो फिलहाल हमारे किन्नर समाज के 25 स्टूडेंट्स के हमने एडमिशन्स किए हैं। अभी कैसे लॉकडाउन है, लॉकडाउन ड्यूटी ऑफ लॉकडाउन की वजह से मतलब अभी एडमिशन्स हम चालू करेंगे। और किन्नर समाज के साथ साथ जो जनरल बच्चे हैं जिनकी फैमिली कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, हम उन्हें भी यहाँ पे मुफ्त शिक्षा देंगे। स्कूल के उद्घाटन के दौरान यहाँ एडमिशन कराने आए ट्रांसजेंडर बच्चों ने नॉर्मल स्कूलों में होने वाली दुश्वारियों का भी जिक्र किया और अपने कड़वे अनुभवों को कैमरे पर साझा किया। दिक्कतें यही, क्या पार्शियलिटी होती थी? पार्शियलिटी भी होती थी, चिढ़ाना भी होता था कि यार तुम ऐसे लड़कियों जैसे क्यों बिहेव करते हो, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। अगर कोई स्टूडेंट ने चिढ़ाया है तो हमने शिकायत लेकर टीचर के पास गए हैं, तो फिर टीचर्स का भी हमारे ऊपर ही ब्लेम करना होता था कि आप ऐसे क्यों बिहेव करते हो, आप स्ट्रेट क्यों बिहेव नहीं करते हो, आप नॉर्मल बिहेव किया करो। वही वजह होती है। हाँ, टीचर भी हमको ही पनिशमेंट देते थे, तो हमको नहीं अच्छा लगता, तो हम लोग छोड़ दिए इसको। तो अभी हम लोग को पढ़ने का दिल कर रहा था, तो लेकिन कहाँ पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग बदाई बस्ती में एकदम से इसमें घुल मिल गए थे। अभी हमको कोई हमारे किन्नर समाज की पारस बहन है, तो उन्होंने ये लोग ने सबने हमको बोला कि स्कूल खुला है, तो हम इधर आए। ये स्कूल नहीं बल्कि इन बच्चों की आशाओं का केंद्र है, उनके सपनों को ऊंचाइयां देने का साधन है। ये बच्चे आगे खूब पढ़े, आगे बढ़े, शिक्षा के अपने अधिकार को हासिल करें, समाज की मुख्य धारा से जुड़े, इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उम्मीद है कि आखिरी नहीं होगा। समाज के इस तबके के लिए और भी राह खुलेंगी, कहीं और राह खुलेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।